नमस्ते फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। आज के अपने पहले वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजरी एग्ज़ाम लेवल 1 के बारे में। इस एग्ज़ाम में टोटल 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें 60% पासिंग, मतलब आपको 150 में से 90 मार्क्स अचीव करने हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम को पास करना इतना भी मुश्किल नहीं है। हम आपको हर एक चैप्टर की सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एक ऐसा प्रोफेशन है जो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस देते हैं। इसके साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सिक्योरिटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी एडवाइस करता है। इसके साथ उन्हें अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को भी कंसिडर करना होता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट के बारे में सही और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री रेगुलेशन के बारे में। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने क्लाइंट के लिए हॉनेस्ट और एथिकल एडवाइस प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद है एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल को उसके करंट और फ्यूचर एक्सपेंस के नीड के लिए सफिशिएंट इनकम और रिसोर्सेस मिले। रेगुलर इनकम एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल के लिए सोर्सेज जैसे कि सैलरी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से आ सकता है। इस इनकम के आसपास एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल के एक नॉर्मल एक्टिविटी एक्सपेंस बने होते हैं, जिसमें टाइम भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इस अवेलेबल इनकम से और भी एक्सपेंस को भी मीट करना पड़ता है। जब हम अपने इनकम को मैनेज करते हैं तो हमें फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट या कोई बड़ी इमरजेंसी एक्सपेंसेस। इसके साथ फ्यूचर में भी हमें फ़ंड की ज़रूरत होगी, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन या घर खरीदना। इसलिए हमें अपनी इनकम से सेविंग करनी चाहिए, जैसे हम अपने एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं और फ्यूचर के नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। इसमें हम अपने इनकम को मैनेज करते हैं, जैसे फ्यूचर के लिए भी सेविंग रहे। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। विनोद 40 साल का है और 2 लाख पर मंथ कमाता है। अपने परिवार के सभी रूटीन एक्सपेंसेस जैसे कि होम मील, कार लोन और अदर नीड को माइनस करके मंथली 40,000 सेव करता है। विनोद के इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग, बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड है। उसके अपने एंड अपनी वाइफ के लिए जीवन बीमा पॉलिसी भी है। विनोद अपने घर में एक ओनली मेंबर है। वो मानता है उसने अपने पैसे की प्लानिंग काफ़ी अच्छे से की है, जो उनकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड को पूरा करने में मदद करेगी। लेकिन क्या सच में उसने सही किया है? ये कुछ इंटरैक्टिव इशू है। ये इशू फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही रिजॉल्व हो गए। फर्स्ट, विनोद एक अकेला कमाने वाला पर्सन है, एंड अगर उसके इनकम में किसी भी वजह से इंटरप्शन आती है तो क्या वो इमरजेंसी फंड के रूप में प्रोविज़न बनाकर रखा है अपने एक्सपेंसेस के लिए? अगर विनोद की अल्टीमेटली डिजीज़ हो जाती है तो क्या उसकी फैमिली के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर है? क्या विनोद की फैमिली के पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आने पर उनके सेविंग में से यूज़ ना करना पड़े? विनोद के स्पेसिफिक फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या है और उन्हें फंड के लिए वो क्या कर रहा हो? अगर विनोद को फ्यूचर में लार्ज एक्सपेंसेस फंड करने के लिए कॉर्पस क्रिएट करना हो तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए? क्या विनोद के करंट इनकम एंड एक्सपेंसेस के हिसाब से वो सफिशिएंट सेविंग कर रहा है कि वो फ्यूचर के लिए रिक्वायर कॉर्पस क्रिएट कर सकें? क्या विनोद को अपने करंट एक्सपेंसेस को कट बैक करना होगा, या फिर वो अपनी करंट इनकम को इंक्रीज़ कर सकता है? तो वो अपने प्रेजेंट एक्सपेंस एंड फ्यूचर के लिए सेविंग
दोनों को मैनेज कर सकें। विनोद ने अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से कितना वेल्थ बिल्ड किया है और वो इसको अपनी नीड को मीट करने के लिए कैसे बेस्ट यूज़ कर सकता है। विनोद की सेविंग को कैसे डेवलप किया जाए, विनोद के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट सूटेबल है जिससे वो रिक्वायर कॉर्पस क्रिएट कर सकें, विनोद कितना रिस्क लेना चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट में और वो उसको मैनेज कैसे करेगा, विनोद को अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकम, एक्सपेंस और फ्यूचर नीड के चेंज के साथ कैसे अलाइन किया जाए। तो ये थे कुछ इंटरैक्टिव इशू जिन्हें विनोद की फाइनेंशियल प्लानिंग से सॉल्व किया जा सकता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो ये सभी इशू को ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें हम अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एस्टिमेट करते हैं, करंट फ्यूचर नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, सेविंग को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। विनोद के फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम करंट फाइनेंशियल फ्यूचर को एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद हम उसके फ्यूचर के नीड जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड एक्सेट्रा को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम सेविंग रिक्वायर्ड टू मीट जैसे नीड को डिटरमाइन करेंगे और अपने सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर करता है, फ्यूचर नीड को इवैल्यूएट करता है, उसके लिए फ़ंड का प्रोसेस क्रिएट करता है और फिर उसके प्रोग्रेस को रिव्यू करता है। इससे हमारी फाइनेंशियल बेटर मैनेज हो सकती है। अंडरस्टैंड द नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। आज के समय में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल है जिन्हें इन्वेस्टर अपने लिए चूज़ कर सकता है, लेकिन हर प्रोडक्ट हर क्लाइंट के लिए सूटेबल नहीं होता है और क्लाइंट ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन से प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल है और उन्हें कैसे यूज़ करना है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्रोडक्ट और सर्विसेज के डायनामिक को समझते हैं और क्लाइंट के नीड को भी समझते हैं, इसलिए वो क्लाइंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रोल ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। हर इंसान का एक अलग अलग फाइनेंशियल गोल होता है और इनको अचीव करने के लिए हमें एक प्रोफेशनल की मदद लेनी होती है जो हमें गाइड करे और हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को मॉनिटर करे। इसलिए अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग के रोल के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है कि क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल और नीड को रिकग्नाइज करें, उसके बाद उन्हें गाइड करना है कि गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्लाइंट के फाइनेंशियल डिसीजन को मॉनिटर किया जाए और रेगुलर रिव्यू किया जाए। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी टाइम और अटेंशन लगता है, जैसे इनकम एंड एक्सपेंस पैटर्न को रिकग्नाइज करना, फ्यूचर गोल को एस्टिमेट बनाना, एसेट्स लायबिलिटी को मैनेज करना, फाइनेंस को रिव्यू करना जैसे काम शामिल होते हैं। पर आजकल क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेते हैं। हर फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए सूटेबल प्रोडक्ट और प्रॉपर एसेट्स एलोकेशन की ज़रूरत होती है, जहां एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ली जाती है। फाइनेंशियल प्लानर सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज़ करने में, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में एंड बोरोइंग ऑप्शन को इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ कंपीटिंग प्रोडक्ट को कंपेयर करके इवैल्यूएट करने में भी फाइनेंशियल प्लानर की एक्सपर्टीज चाहिए। एसेट्स एलोकेशन एक टेक्निकल अप्रोच है जिसमें क्लाइंट के एसेट्स क्लास एंड प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना पड़ता है। एसेट्स के रिस्क एंड रिटर्न फीचर को भी देखना पड़ता है। ये सबको क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन करना पड़ता है।
क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हर एक एसेट के वेट को पीरियोडिकली मॉडिफाई करना फाइनेंशियल एडवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें हमें कंसिस्टेंटली चेंजिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करना एंड कस्टमर की नीड को मैच करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट की ज़रूरत और गोल के आधार पर प्लानिंग की जाती है, जबकि फाइनेंशियल एडवाइज़र क्लाइंट की ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन का ध्यान रखता है। फाइनेंशियल प्लानर अपने क्लाइंट के ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए उसकी हेल्प करता है, उसके गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाता है। इसमें सही इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इंश्योरेंस और डेट मैनेजमेंट सभी को ध्यान में रखा जाता है। फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडर स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड पर फोकस करता है, जैसे स्टॉक एंड डेट के बारे में एडवाइस देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट की पर्सनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कवर किया जाता है, जैसे कि रिटायरमेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, एस्टेट एक्सेट्रा। फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस सिर्फ एक छोटे हिस्से पे ही ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का गोल सेटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका एफर्ट गोल को मीट करने के तरफ डेडिकेट होता है। नॉर्मली फाइनेंशियल एडवाइज़र एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में मॉनिटरिंग और एक्शन लेने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये प्रोसेस की सारी कोशिश में इनबिल्ट होता है, जैसे ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ एक्टिविटी बन जाता है। लेकिन एक नॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइजरी में ये नहीं होता है और ये इंडिविजुअल खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। हर इंडिविजुअल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर आपसे ज़्यादा रिटर्न के साथ आपके रिस्क प्रोफाइल समझने के बाद राइट एडवाइस देता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपको रेगुलर अपडेट एंड चेंजेस के साथ अपने स्ट्रेटेजी को अपडेट करना होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो अपने पीसमेल एफर्ट से अलग होता है। पीसमेल एफर्ट में आपको एक बार फाइनेंशियल सजेशन मिलता है और उसके बाद आपको कोई फॉलोअप नहीं मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको रेगुलर फॉलोअप करता है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड की शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम देखते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस गोल सेटिंग प्रोसेस से शुरू होता है। गोल मीन्स हमें क्या अचीव करना है, फिर उसका क्या क्लियर टारगेट सेट करते हैं। गोल सेट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि गोल के साथ स्पेसिफिक डिटेल्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये बोलते हैं कि हमें रिच होना है, तो ये एक अनक्लियर टर्म है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि हमें सालाना 50 लाख रुपए की इनकम कमानी है, तो ये एक स्पेसिफिक गोल है। गोल मेजरेबल भी होना चाहिए ताकि हम एक एग्जैक्ट अमाउंट के साथ पता लगा सकें कि हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितना पैसा सेव करना होगा। एक बार जब हम गोल सेट कर लेते हैं तब उस गोल को रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर हम केवल महीने के 20,000 रुपये सेव कर पा रहे हैं और एक गोल जिसमें हमें मंथ में 50,000 इन्वेस्ट करना होगा, रियलिस्टिक नहीं है। फाइनली गोल टाइम बाउंड भी होना चाहिए ताकि इंडिविजुअल को एक क्लियर आइडिया हो कि वो गोल कब अचीव करना चाहता है। अगर हम 20 साल में रिटायर होना चाहते हैं और 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए, तो ये एक क्लियर गोल है क्योंकि उसमें एक टाइम पीरियड अटैच्ड है जिसमें प्लानिंग किया जा सकता है।
गोल सेटिंग में हम अपने इनकम एंड सेविंग के रिस्ट्रिक्शन के बीच में गोल को प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं। उसके लिए हमें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से गोल को रैंक देना है। उसमें से इम्पॉर्टेंट गोल को फर्स्ट रखना है, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जबकि लग्जरियस कार या कोई ऐसी चीज़ जिसमें एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, इस तरह के एक्सपेंस को हम लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं। हमेशा याद रखें कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए लॉन्ग टर्म गोल को डिस्टर्ब ना करें। हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गोल हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखें। इसके लिए हमें अपने गोल को प्रायोरिटी देना चाहिए, तब हमारी फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव होगी। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है और हमारे पास क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, तो हमें ये पैसे स्पेंड करने के बजाय अपने क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ करना चाहिए। ये कोई एसेट नहीं बनाता है, लेकिन ये हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को ज़रूर इम्प्रूव करता है। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट गोल। अब हम बात करेंगे कि अपने गोल इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल पे फोकस कैसे करें। रिटायरमेंट एंड बच्चों की एजुकेशन जैसे गोल इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए हमें सही तरह से पैसों की प्रोविजनिंग करनी है, लेकिन रिटायरमेंट जैसी लॉन्ग टर्म गोल को सेविंग एलोकेशन के लिए प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये गोल को पूरा करने में बहुत टाइम है। अर्जेंट शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि घर के डाउन पेमेंट के लिए फ़ंड जमा करना भी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्लाइंट को ये मान लेना होता है कि वो जो प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन और गारंटी कॉर्पस रिटायरमेंट में मिलेंगे, वो उनकी कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ के लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हर क्लाइंट को रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हमें अपने क्लाइंट के सेविंग पे ध्यान देना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि उनके पास रिटायर होने के बाद काफ़ी पैसे नहीं होंगे। इसके ऑब्जेक्टिव है कि क्लाइंट अपने अर्निंग ईयर में सफिशिएंट सेविंग करे और रिटायर्ड लाइफ में कंफर्टेबल रहे। हम बात करेंगे स्टैगरिंग द टाइम ऑफ सर्टेन गोल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए सफिशिएंट फंड नहीं होते। इस सिचुएशन में कुछ गोल को डिफ़र करना ही बेहतर ऑप्शन होता है, ताकि आप क्रिटिकल फाइनेंशियल गोल को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अगर आप अपने अगले साल ही एक घर खरीदना चाहते हैं जिसकी डाउन पेमेंट 20 लाख है और EMI 30,000 है, लेकिन आपने करंट इनकम सिचुएशन से आप इस गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल को कैंसिल कर देना चाहिए। इस सिचुएशन में आप गोल को कुछ टाइम के लिए पुश बैक कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फाइनेंशियल को बेटर तरीके से मैनेज कर सकें। अगर आप 3 साल बाद घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम तक अपनी फाइनेंस को बेटर तरीके से मैनेज करने का मौका मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए तैयार होते हैं, तब आपके पास कुछ और एक्सपेंस भी हो जाते हैं, जैसे कि घर खरीदने के टाइम पर आपके एनुअल वैकेशन की प्लानिंग पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस सिचुएशन में आप अपनी वेकेशन को ड्यूरेशन को कम या फिर एक सस्ता डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम होता है, जिसकी बच्चे की एजुकेशन ऐसे सिचुएशन में हम डेट या लोन यूज़ करते हैं ताकि हमारे फंड को मैनेज करना आसान हो। कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड बजटिंग। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो मैनेजमेंट और बजटिंग के बारे में। एक अर्निंग मेंबर अपने इनकम और एक्सपेंस से जुड़ा होता है। अगर हमारे पास सेविंग है और हम उसे यूज़ करते हैं, तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इस प्रोसेस में कैश फ्लो मैच बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारी घर
या अर्निंग मेंबर की कैश फ्लो प्रॉब्लम से बच सकें। बजट में सभी इनकम और एक्सपेंस के आइटम के साथ इसके अमाउंट होते हैं। इससे पता चलता है कि क्या एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है और क्या सेविंग है। हर व्यक्ति को अपना पर्सनल बजट बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग यूनियन बजट के बारे में बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने पर्सनल बजट बनाना भूल जाते हैं। इंश्योरेंस प्लानिंग। अक्सर हमारे घर में अचानक से आने वाले खर्चे हमारे बजट को डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन हम इस तरह के खर्चों से अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम अपनी प्लानिंग सही तरीके से करें। इंश्योरेंस प्लानिंग एक ऐसा रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है जिसमें एक छोटा सा प्रीमियम पे करके अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बच सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाता है तो उसका टेम्पररी इनकम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस से कवर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका परमानेंट इनकम लाइफ इंश्योरेंस से कवर हो सकता है। हेल्थ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की मदद से आप अचानक से आने वाले हेल्थ इश्यू से बच सकते हैं। इस तरह के अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से आपके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जनरल इंश्योरेंस प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल की लॉस और डैमेज को कवर कर सकता है। अगर किसी घर में फायर, थेफ्ट या अन्य ऐसी घटना हो जाती है तो उसका एक्सपेंस इंश्योरेंस से कवर हो सकता है। इंश्योरेंस प्लानिंग में हम अपने घर के अनएक्सपेक्टेड इवेंट की लॉस को एस्टिमेट करना होता है और अन लॉस को कवर करने के लिए सही इंश्योरेंस प्रोडक्ट और अमाउंट को चूज़ करना होता है। डेट मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी लायबिलिटी को एफिशिएंटली प्लान कर सकते हैं। गाड़ी, ड्यूरेबल जैसे एसेट्स को फंड करने के लिए बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन लोन लेना मतलब कल के इनकम को आज यूज़ करना है। आज फ्यूचर में आने वाले इनकम का एक हिस्सा लोन रीपेमेंट के लिए रिजर्व रखना होता है। ये फ्यूचर में सेविंग करने की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है और एक्सट्रीम केस में एसेंशियल एक्सपेंस पर भी स्ट्रेस डाल सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हेल्प से आप ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप कौन से एसेट को लोन से फंड कर सकते हैं, कितना लोन लेना चाहिए, कैसे रीपे करना है, और ये अश्योर कर सकते हैं कि क्रेडिट स्कोर अनफेवरेबली इम्पैक्ट ना हो। अगर एक्सक्लूसिव बोरोइंग आपको डेट ट्रैप में डाल रहा है तो आपको काउंसलिंग और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। कभी कभी आपको एसेट को लिक्विडेट करके लोन रीपे करना पड़ता है। एडवाइज़र आपको डेट के साथ डील करने में हेल्प करते हैं और आपकी एबिलिटी और नीड को कंसिडर करके एडवाइस देते हैं। कुछ एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं जिसमें रेंटल इनकम भी जनरेट किया जाता है, और कुछ एसेट्स जैसे कि कार डेप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं जिसमें फ्यूल और मेंटेनेंस का एडिशनल एक्सपेंस होता है, लेकिन ये बेटर लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक घर के फाइनेंशियल गोल को फंडिंग का। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में घर के सेविंग को एस्टिमेट करना और सही एसेट्स चूज़ करना होता है जिसमें सेविंग इन्वेस्ट की जाए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा साइड में रखने का पर्पस कंसिडर करता है। ये गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है जैसे कार खरीदना, हॉलीडे जाना, गिफ्ट खरीदना, फैमिली सेरेमनी फंड करना, या फिर लॉन्ग टर्म हो सकता है जैसे बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट या हाई एक्सपेंस गोल जैसे कि बच्चों की शादी। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इन गोल के लिए सेव करने का प्लान सजेस्ट करता है और एक अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन भी सजेस्ट करता है।
इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र स्टॉक या बॉन्ड के सिलेक्शन पर फोकस नहीं करता है, बल्कि एसेट्स अलोकेशन या एक टॉप डाउन अप्रोच लेता है। फोकस उन पर होता है कि कितना पैसा किस पर्टिकुलर एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट किया जाए, जिससे इन्वेस्टर के रिस्क प्रेफरेंस के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न डिलीवर किया जा सके। एडवाइज़र का काम एक एसेट्स क्लास पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना होता है, जिसमें गोल, सेविंग, रिक्वायर्ड रिटर्न और इन्वेस्टर के रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंसिडर किया जाता है। ये एडवाइज़र का एक कोर फंक्शन है और कई एडवाइज़र एसेट्स अलोकेशन और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में स्पेशलाइज करते हैं। टैक्स प्लानिंग। अब हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग और कैसे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपके फाइनेंस के लिए सही सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सजेस्ट कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। आपकी इनकम पे टैक्स लगता है और ये टैक्स रिजीम के अंडर आता है, इसलिए जो अमाउंट आप सेव करते हैं उस पे भी टैक्स का इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जो रिटर्न आप अपने इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हैं उस पे भी टैक्स का इम्पैक्ट होता है। इसलिए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को आपके फाइनेंस के लिए अप्रोप्रिएट सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सजेस्ट करने के लिए टैक्स का इम्पैक्ट एसेट्स करना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करने के लिए हमें पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी कंसिडर करना होता है, यानी कि हमें प्रोडक्ट चूज़ करना होता है जिसमें पोस्ट टैक्स रिटर्न ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ होल्डिंग पीरियड को एस्टिमेट करके भी देखना होता है कि कितना रिटर्न आपको मिलेगा और कितने टाइम पीरियड में। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे कि डिविडेंड, रेंट और इंटरेस्ट का टैक्सेबिलिटी भी डिफ़र करता है। अगर आपका रिटर्न एक्यूमुलेटेड है और पीरियोडिकली पेड आउट नहीं होता तो उसका टैक्सेबिलिटी भी डिफ़र करता है। गेन का टैक्सेबिलिटी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से डिफ़र करता है। इसलिए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपके फाइनेंस के लिए प्लान कंस्ट्रक्ट करके समय इन सभी एक्सपेक्ट को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। टैक्स प्लानिंग से आप अपने फ्यूचर गोल के लिए कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स प्लानिंग के बारे में और कैसे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपके फाइनेंस के लिए सही कंस्ट्रक्ट कर सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की। आपको पता होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और फ्यूचर वेलबींग की नेचर की वजह से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादातर लोग तो लेट हो जाते हैं, जिससे उनकी रिटायरमेंट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फ्यूचर के एक्सपेंस को मीट करने की कॉस्ट पर इम्पैक्ट डालता है। रिटायरमेंट के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट समझना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट गोल के लॉन्ग टर्म नेचर और इंडिविजुअल के रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट को चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्री रिटायरमेंट स्टेज में पोर्टफोलियो को लेस वॉलेटाइल एसेट्स में रीबैलेंस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। रिटायरमेंट के अप्रोच के साथ साथ प्लानिंग का प्रोसेस एक्सपेंस पर फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और पेंशन बेनिफिट से इनकम की एडिक्वेट अमाउंट को मीट करने के लिए और स्ट्रैटेजी को मीट करने के लिए अगर कोई शॉर्ट फॉल हो तो रिटायरमेंट के कॉर्पस इनकम के लिए इन्वेस्ट करके वक्त डिफरेंस सोर्स के टैक्सेबिलिटी को भी कंसिडर करना चाहिए। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को रिटायरमेंट के टर्म के दौरान
मॉनिटर और रीबैलेंस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीड सेम नहीं हो रहती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही स्किल और नॉलेज होती है। इस्टेट प्लानिंग। अब हम बात करेंगे इस्टेट प्लानिंग के बारे में। आपको पता है कि वेल्थ आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये धन को आगे की पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? इस प्रोसेस को इंटर जनरेशन ट्रांसफ़र कहते हैं। इसमें लीगल एस्पेक्ट के अलावा डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस भी शामिल है, जैसे कि धन को स्मूथ ट्रांजैक्शन टैक्स इफेक्ट तरीके से हो सके। एस्टेट प्लानिंग एक्टिविटी है जिसमें धन के ट्रांसफ़र को फोकस किया जाता है, जैसे कि एयर, चैरिटी और अदर आइडेंटिफाई बेनिफिशरी के बीच में। इसमें कुछ टूल्स और स्ट्रक्चर है जिनको चूज़ किया जाता है, जैसे कि गिफ्ट हो कि आप अपने लाइफ टाइम में एक्सरसाइज किया जा सके, और वो विल जिसमें डेथ के बाद कार्रवाई होती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हाउस होल्ड को सारी इम्प्लीकेशन और कंसिडरेशन के बाद चॉइस करने में हेल्प करते हैं और लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करने में भी हेल्प करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी एंड नेटवर्थ। फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य है अपने अर्निंग से करंट एक्सपेंस को पूरा करना और फ्यूचर एक्सपेंस के लिए सेविंग करना। इस सेविंग से फ्यूचर के लिए एक तरह का छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है। जब आपका इनकम आपके एक्सपेंस से ज़्यादा होता है तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल माना जाता है, पर शॉर्ट टर्म इनकम और एक्सपेंस के इम्बैलेंस को मैनेज करने के लिए लोन और एडवांस का ऑप्शन होता है। लेकिन ये सेविंग को इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर अपने पैसे को एसेट्स में लगाता है। एसेट्स फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स में बनाया जाता है। फिजिकल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड और अदर मेटल। फिजिकल एसेट्स की खासियत होती है इनकी वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ पॉजिटिव करेक्शन शो करती है, इसलिए ये नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होते हैं। इसकी प्राइमरी ड्रॉबैक है लिक्विडिटी, लैक ऑफ रेगुलेशन, लिमिटेड रेगुलेशन और स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में, इन्वेस्टमेंट की मेरिट एसेस करने, एसेट्स परचेज अरेंज करने के लिए, एसेट्स मैनेजमेंट और सेल करने के लिए है। फिजिकल एसेट्स के अलावा एक और लिमिटेशन है कि ये टिपिकली लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट होते हैं और इन्हें एक्वायर करने के लिए और सस्टेनेबल सेविंग या सेविंग और लोन की कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टर के पास एक क्लेम प्रोवाइडर करते हैं जो एसेट्स के बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है। ये एसेट्स ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इक्वल इनकम ओरिएंटेड हो सकता है, जैसे कि डिपॉजिट, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि ऑल लिस्टेड सिक्योरिटी फाइनेंशियल एसेट टिपिकली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं और रेगुलेशन के कंट्रोल में होते हैं। इनका लिक्विडिटी फीचर अलग अलग होता है। कुछ हाई लिक्विडिटी जैसे लिस्टेड सिक्योरिटी को एंजॉय करते हैं, जबकि कुछ लो लिक्विडिटी जैसे कि प्राइवेटली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की स्टैंडर्डाइजेशन और मैंडेटरी इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन और कॉन्फर्मेशन को इफ़ेक्ट बनाती है। इसमें इन्वेस्टमेंट स्मॉल अमाउंट और यूनिट में किया जाता है। फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट के साथ लोन और बोरोइंग एसेट खरीदने के लिए क्रिएट किए जा सकते हैं। ये लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और बायर पर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इम्पोज करते हैं और फ्यूचर इनकम के चार्ज इम्पोज करते हैं। अप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लोन ऐड टू लॉन्ग टर्म वेल्थ माना जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स के लिए
लोन लेना जैसे कि लेवरेज कहा जाता है, रिस्की तो होता है क्योंकि उसमें हायर वॉलेटिलिटी होती है। सेविंग से बिना लायबिलिटी लिए अक्वायर किया जाए एसेट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ऐड करता है। आपके हाउस होल्ड के फाइनेंशियल वेल बींग का असेसमेंट नेटवर्थ से किया जा सकता है। नेटवर्थ एसेट्स लायबिलिटी से कैलकुलेट किया जा सकता है। जितना ज़्यादा ये नंबर उतनी बेटर फाइनेंशियल पोजीशन होगी। नेटवर्थ को पीरियोडिकली कैलकुलेट करना चाहिए और प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहिए ताकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डिज़ायर स्टेज पे आ सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने क्लाइंट के साथ सही फाइनेंशियल डिसीजन और प्लान बनाते हैं। इस प्रोसेस में 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लाइंट प्लानर के बीच रिश्ता बनाए रखना। जब क्लाइंट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कांटेक्ट करता है तब उन्हें अपने काम से स्कोप और उसकी टर्म्स बनाते हैं। दूसरा स्टेप है क्लाइंट डेटा कलेक्ट करना, जिसमें फाइनेंशियल गोल को क्लियरली डिफाइन करना है। इससे मालूम पड़ता है कि कितना पैसा कब और कैसे ज़रूरत होगी। थर्ड स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटस को एनालाइज करना, जिसमें इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानकारी लेनी होती है। अभी की फाइनेंशियल कंडीशन को समझना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर के लिए सही निवेश के डिसीजन लिए जा सकें। फोर्थ स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन डेवलप करना, जिसमें एडवाइज़र अपने असेसमेंट के बेसिस पर रिकमेंडेशन देता है, जैसे कि इनकम बढ़ाना है, एक्सपेंस कंट्रोल करना, एसेट्स रीअलोकेशन करना, लायबिलिटी मैनेज करना और फ्यूचर के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए रखेंगे। फिफ्थ स्टेप है रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना, जिसमें डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जाता है और ज़रूरी पेपर वर्क किया जाता है। सिक्स स्टेप है रिकमेंडेशन को मॉनिटर करना, जिसमें एडवाइज़र प्लान को रेगुलरली रिव्यू करता है और गोल के साथ अलाइनमेंट रखने के ज़रूरी चेंजेस करता है। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने क्लाइंट के लिए सही फाइनेंशियल डिसीजन और प्लान बना सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूशन। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन के बारे में। आपको पता होगा कि आजकल इन्वेस्टर को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कई इंटरमीडियरी के पास जाना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन इंटरमीडियरीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। जब एक रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइज़र या वेल्थ मैनेजर अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है और उसका कमीशन प्रोड्यूस होता है, तब एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि सेलर ऑफ प्रोडक्ट क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी एक्ट कर सकता है और ज़्यादा कमीशन वाले प्रोडक्ट बेच सकता है। इस सिचुएशन में मिस सेलिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब कोई प्रोडक्ट क्लाइंट के नीड या रिस्क प्रेफरेंस के अगेंस्ट हो, तब भी वो क्लाइंट को बेचा जाता है। इस सिचुएशन में क्लाइंट के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज़ ने रेगुलेटरी इनिशिएटिव स्टार्ट की है। इसमें एडवाइस प्रोवाइडर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है। एडवाइज़र को अपनी इनकम क्लाइंट से अर्न करना होता है और प्रोड्यूसर से नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है और उन्हें प्रोड्यूसर से कमीशन मिलता है। इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइज़र को सेबी के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है और प्रोड्यूसर से इनकम नहीं लेनी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ एडवाइज़र इंसिडेंटल से प्रोडक्ट दिया जा सकता है। दोस्तों, ये सब बातें हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर को अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हें एडवाइज़र की सही गाइडेंस भी मिलनी चाहिए।
अगर आप भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना होगा। आपको अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी और सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट को उन्हें सजेस्ट करना होगा। The following are the various business model and the delivery of financial advice to client. अब हम फाइनेंशियल एडवाइस डिलीवरी के वेरियस बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है फी ओनली फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइज़र। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र उनके प्राइमरी इनकम का एक कंपोनेंट बनाते हैं जो क्लाइंट को उनके पर्सनल फाइनेंस का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने में हेल्प करते हैं। वो क्लाइंट के साथ क्लोजली एंगेज होते हैं, उनको सभी एस्पेक्ट में एडवाइस देते हैं और अपना सर्विस के लिए एक फ़ी चार्ज करते हैं। फ़ी वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ये सब आप एक बार रीड कर लेना। एग्ज़ामिनेशन व्यू के से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। फ़ी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जनरली एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान ऑफ एडवाइस नहीं देते हैं। वो क्लाइंट को दूसरे एजेंसी से जोड़ता है जिन्होंने रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने की सर्विस प्रोवाइड की है। इनका मेन पर्पस है कि उनकी क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने से उनके एडवाइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रेगुलेशन के अमेंडमेंट के अनुसार सेबी ने कहा है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एडवाइज़री और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का काम नहीं कर सकते। उन्हें दोनों में से एक रजिस्टर का करने का ऑप्शन दिया जाता है। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए ये सर्विस क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन को ग्रुप लेवल में मेंटेन करना होगा। इसके अलावा वो एडवाइज़री सर्विस को सेपरेट डिवीज़न या डिपेंडेंट के थ्रू प्रोवाइड करना होगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को डायरेक्ट स्कीम या सिक्योरिटी मार्केट के प्रोडक्ट के थ्रू एग्जीक्यूशन सर्विस प्रोवाइडर करने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ग्रुप या फैमिली लेवल से कोई कंसल्टेशन रिसीव नहीं करने दी जाएगी। एग्जीक्यूशन ओनली सर्विस। जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी होते हैं जो कि अपने क्लाइंट से सलाह देने के लिए कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते, बल्कि उनका इनकम उन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने से मिलता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र दूसरे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट भी करते हैं। ये लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बैंकिंग और लोन प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि सेबी के से अलग से रेगुलेटर को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। कुछ कंपनीज एग्जीक्यूशन ओनली सर्विस को एक अग्रेशन मॉडल के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्रीगेटिंग एंटिटी के पास कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट को क्लाइंट के पास पहुंचाते हैं। इस केस में कंपनी अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पर प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करती है। इसके अलावा उनके पास एक सेंट्रल एडवाइजरी टीम भी होती है जो कि रिसर्च और डेटा एनालिसिस के बेसिस पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती है। जिन लोगों को ये प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को डिफ़र करना पसंद है, वो ऐसी कंपनी से एसोसिएट हो जाते हैं और अपनी रेवेन्यू को कंपनी के साथ शेयर करते हैं। एग्रीगेटर कई सपोर्ट सर्विस भी ऑफ़र करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म और फैसिलिटी, जो कि स्टैंड अलोन बेसिस पर एक्सपेंसिव होती है। इस तरह शेयर्ड फैसिलिटी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस को स्केल अप करते हैं और एग्रीगेटर को बेनिफिट के लिए रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं। रैप्स एंड प्लेटफॉर्म। अब हम बात करेंगे रैप्स एंड प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवाइजरी सॉल्यूशन होते हैं जो स्टैंडर्डाइज एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्लाइंट या एडवाइज़र प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं और अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को मॉडल पोर्टफोलियो के रूप में
इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल करते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी इन प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो ट्रांजैक्शन को स्टैंडर्डाइज मॉडल पोर्टफोलियो के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकें। क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को देख सकता है और एडवाइज़र इनके पोर्टफोलियो को मॉनिटर और रिव्यू करके क्लाइंट के पैसों को मल्टीपल प्रोडक्ट के थ्रू हॉलिस्टिकली मैनेज कर सकता है। रैप्स एंड प्लेटफॉर्म क्लाइंट के लिए एक फ़ी चार्ज कर सकते हैं। इस फ़ी को एडवाइज़र के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कर सकें। इन प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवाइज़र को क्लाइंट तक एक्सेस मिलता है और वो उनको फाइनेंशियल एडवाइस भी बेच सकते हैं, जैसे कि उन्हें एक फ़ी चार्ज करके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड के साथ शेयर कर सकें। इस प्रोसेस से क्लाइंट को पोर्टफोलियो मैनेज करने में हेल्प करता है और एडवाइज़र को क्लाइंट तक एक पहुंचने का एक तरीका मिलता है। रैप्स एंड प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए काफ़ी अच्छी बात है और ये एक एफिशिएंट वे से अपने क्लाइंट को पैसे मैनेज करता है। तो ये है फाइनेंशियल एडवाइस डिलीवरी के वेरियस बिजनेस मॉडल के बारे में। आपको इन सभी बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और अपने क्लाइंट के लिए सबसे बेहतर प्लान को रेकमेंड करने की उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा।